आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आप सबकी एक हैवी डिमांड थी कि सर हिस्टोग्राफी वाली क्लास करा दी जाए, खास तौर पे वो स्टूडेंट जिनको किसी भी रूप में यूजी, नेट, जेआरएफ या पीएचडी का एंट्रेंस क्लियर करना है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का। बच्चों, अच्छा, ये बात होनी भी चाहिए थी क्योंकि ये सेगमेंट थोड़ा सा हटके है ही, क्योंकि बाकी चीज़ों के लोग बहुत बार बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैटर भी कम बच्चों, और ये चीज़ें थोड़ी-सी तैयार करने वाली हैं। तो आपकी बात हमने सुन ली बच्चों, और इसमें मैं बता दूँ कि बहुत ही बेहतरीन कलीस तरीके से सबसे पहले हिस्टोग्राफी का पूरा एक-एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। तो पहले धैर्यपूर्वक सारे लोग क्लास को जॉइन कर लीजिए, और एक बार सभी लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ सभी दोस्तों तक शेयर करिए। आपके ग्रुप में जितने भी लोगों को लगता है कि हिस्टोग्राफी उनको पढ़ना है, उनके लिए बच्चों पूरा इसमें इतिहास, दर्शन, लेखन, शोध सब कुछ एक-एक करके बताने वाला हूँ। इतिहास की परिभाषा से लेकर के तमाम जो इतिहासकार हैं, उनका इतिहास के बारे में क्या स्टेटमेंट है, जहाँ से डायरेक्ट आपका एक सवाल आता है। इसके बाद बच्चों, हम जब पूरे कॉन्सेप्ट को समझा लेंगे, इतिहास क्या है, इतिहास में वस्तुनिष्ठता क्या है, इतिहास में शोध क्या है, राष्ट्रवादी इतिहासकार, साम्राज्यवादी इतिहासकार, सभी मार्क्सवादी इतिहासकार, सबके बारे में बता लेने के बाद स्टेप बाय स्टेप जरा 4-5 क्लासेज लगेंगी, तो चिंता की कोई बात नहीं बच्चों। इसके बाद हर पक्ष के जितने भी इतिहासकार हैं, वो चाहे प्राचीन भारत के हों, मध्यकालीन भारत के, आधुनिक भारत के, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, साम्राज्यवादी, वो सभी से संबंधित जितनी किताबें उन लोगों ने लिखी है, उनको भी अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ में आपके सारे स्टेटमेंट यहाँ से कवर हो जाएंगे, सारी किताबें बच्चों। हिस्टोग्राफी में फिर कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप ना कर ले जाओ। एक बात और, कि हमने जो कलेक्शन किया बच्चों, एकदम टू द पॉइंट किया, अननेसेसरी मैटर को काट छांट के बाहर कर दिया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि क्या पढ़ना है जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा ये जरूरी कि क्या नहीं पढ़ना है। तो ये पूरी क्लास करने के बाद यकीनन आपको मजा आ जाएगा। आपको इतने ही तथ्यों के माध्यम से हिस्टोग्राफी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और आपकी मदद के लिए हमने साथ में पीपीटी भी लगवा दी, पीडीएफ, ताकि आप आसानी से उन तथ्यों को अपने सामने देखें। और क्लास के बाद कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर वो पीडीएफ हम डेली की डेली डलवा दे रहे हैं, आप उसको वहां से लेके एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। जो चीजें आपको लगे कि कई बार में तैयार नहीं हो रही हैं, तो बच्चों आप उनको एक बार फिर से वीडियो को चला लीजिएगा अपनी सुविधा अनुसार, स्पीड कम ज्यादा करके, तो चीजें आपकी अच्छे से तैयार हो जाएंगी। क्या हो तैयार? तो बहुत बढ़िया बच्चों। तो आइए हम शुरू करेंगे आज के अपने इस शानदार सेशन को। उस पर ये पहला क्लास होना आपका हिस्ट्रियोग्राफी पर, और जिसमें हम इतिहास दर्शन, इतिहास लेखन और इतिहास में शोध, इन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं कुछ क्लासेस के माध्यम से। तो बिना देरी के हम शुरुआत करें। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हमें इतिहास संदर्भ में ये जान लेना होगा कि वास्तव में इतिहास का क्षेत्र क्या है और इसका महत्व क्या है। इतिहास का क्षेत्र और महत्व। अगर हम इतिहास के क्षेत्र और महत्व के बारे में बात करें, तो सबसे पहला शब्द तो ये आ गया कि आपको ये जानना है कि जब भी किसी व्यक्ति ने एक शब्द प्रयोग किया इतिहास, तो इतिहास का मतलब क्या होगा। आप सब जानते 3 शब्दों से ये मिलकर बनेगा, जिनमें आप पहले बोलोगे कि सर एक शब्द है इति, और दूसरा शब्द है ह, और तीसरा शब्द मेरे भाई क्या है? आश। तो इति धन हा धन आश, ये आपका हो गया इतिहास। अब इसका शाब्दिक अर्थ बच्चों जानना है, तो इसका मतलब होता है कि निश्चित निश्चित रूप से निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। निश्चित रूप से ऐसा हुआ है, ये हो गया आपका इतिहास का मतलब बच्चों। अब यहाँ पे आपको ये भी बता देना है कि जब देखो, तो यही कह रहा हूं कि इतिहास का क्षेत्र और महत्व अगर हम जानेंगे, तो इससे पहले जानना है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, और मेरे प्यारे बच्चे ये भी जानना है कि उसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे देखा आपने, इतिहास शब्द की उत्पत्ति में इति धन हा धन आश 3 शब्दों से मिला, और जिसका मतलब है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। अब अगर हम इसे व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें, तो हमें पता है कि एक शब्द है यूनानी, वो शब्द क्या है? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से इतिहास शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है बच्चों। और ये जो हिस्टोरिया है ना, अगर इसका शाब्दिक अर्थ आप देखें, तो शाब्दिक अर्थ होता है विगत घटनाओं का विशेष और बोधगम्य विवरण। ये हिस्टोरिया का मतलब हुआ। अब दूसरी बात आपके ध्यान में आएगी
कि भाई हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया बच्चों? तो हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम है हेरोडोटस बच्चों। तो ये हेरोडोटस हैं। कौन है बच्चों? हेरोडोटस हैं। और इन्होंने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। हेरोडोटस ने, आप सब लोग जानते हो, इन्होंने भारत के बारे में भी लिखा हुआ है। हालांकि हेरोडोटस भारत कभी नहीं आए, हेरोडोटस भारत कभी नहीं आया, फिर भी इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन एक शुरुआत करी बच्चों, इस नाते इनको एक महत्व दिया जाता है। और यही वो कारण है कि इनको इतिहास के जनक के तौर पर भी याद रखा जाता है। इन्होंने जो हिस्ट्री शब्द प्रयोग किया हेरोडोटस, उसका मतलब क्या था? इनका मतलब था गवेषणा एवं अनुसंधान। गवेषणा एवं अनुसंधान, यहां तक क्लियर आपको? तो ये तो बहुत ही बात आपने इतिहास के बारे में जाना कि इतिहास का मतलब क्या हो गया। बेसिकली बच्चों आप जानते हो कि इतिहास शब्द क्या है? एक तरह से बीते हुए समय की जानकारी को सुरक्षित रखने का एक वैज्ञानिक तरीका बच्चों। इतिहास में तिथियों का बड़ा ही महत्व हो जाता है। तो अभी एक एक करके मैं बताने वाला हूं। चलिए टू द पॉइंट चीजों को लेके चलते हैं। सबसे पहले अब यहाँ इतिहास के में जो तमाम विद्वानों ने उसकी परिभाषा दी, उसको अक्षरशः चूंकि पूछी जाती है, तो इसको 2-3 बार आप लोग रिवाइज कर लेना, पीडीएफ को पढ़ लेना, तब ये तैयार होगा। इसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होने वाला है। 2 जगहों पर, एक तो जहां जहां किसी विद्वान ने परिभाषा दी है, और जो भी किसी विद्वान ने कोई भी किताब लिखी बच्चों, उसमें कुछ कम ज्यादा आप नहीं कर सकते, जो है अक्षरशः आपको पता रहना चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट हम समझाने वाले हैं कि इतिहास का राजनीतिक महत्व क्या है, सामाजिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, धार्मिक महत्व क्या है, फिर सारे दृष्टिकोण को समझाऊंगा, फिर इतिहास में वस्तुनिष्ठता क्या, वो सब चीजें बताऊंगा। तो शुरू हो जाइए। पहली परिभाषा कहता है इतिहास सभ्य, शब्दों पर गौर करना, सभ्य समाज में सुनिवसित मानवीय अनुभवों की कहानी है। ये कौन कहता है? रेनियर कहता है। यहां क्लियर कर दूं बच्चों कि इनके कहने का मतलब क्या है। रेनियर महोदय का कहते हैं कि जो हम हिस्ट्री की बात करते हैं, सिविलाइज्ड सोसाइटी, सुसभ्य समाज में, कह रहे कि जो मानवीय अनुभव की कहानी है इतिहास। एक्चुअली सच बात है कि इतिहास कहानी तो नहीं बच्चों, जो हम लोगों ने कथा कहानी सुना है, वहां पे तिथियां नहीं हैं। अब आप देखिए कि जब इतिहास की बात करते हैं तो आप कहते हैं सर बिंबिसार यानी हर्यंक वंश आएगा, शिशुनाग वंश आएगा, फिर आप क्या करते हो, धीरे नंद वंश आएगा, मौर्य वंश आएगा, फिर हम उनके शासकों की तिथियां बताते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें अशोक पहले आ गया, फिर भाई ऐसा उससे पहले बिंदुसार आ गया, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आ गया। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। तो इतिहास में ये क्या है? वस्तुनिष्ठता है, जहां पे निश्चित तिथियां बिल्कुल क्या है, क्लियर हैं, जो है सो है, उसमें कम ज्यादा नहीं। इतिहास कोई कहानी नहीं है, हम कहानी की तरीके से समझते हैं। फिलहाल इस महान विद्वान का विचार ये है, तो हमें जानना ही पड़ेगा। इतिहास सभ्य समाज में सुनिवसित मानवीय अनुभवों की कहानी है, ये कहते हैं रेनियर। अब अगर हम दूसरे विद्वान की बात करें, कहते हैं इतिहास अपरिवर्तनीय रूप में एक कहानी है। ये कौन कहता है? जीएम ट्रेवेलियन। अब इनके मतलब कहने का क्या अर्थ है बच्चों? इनके कहने का मतलब ये है कि जब आप, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए हम बात करें मौर्य साम्राज्य की। अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य की, और जब भी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम आएगा, तो क्या आप चंद्रगुप्त मौर्य को भूल सकते हो? कभी नहीं बच्चों। तो ये क्या होगा? ये अपरिवर्तनीय है, इसे हम बदल नहीं सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इनके युद्ध, इनकी धार्मिक प्रवृत्ति, अन्य चीजों को हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट बच्चों, उसे हम नहीं चेंज कर पाएंगे। अब दूसरे विद्वान को देखें, तो आपने इनका देख लिया, इतिहास अपरिवर्तनीय रूप से कहानी है, ये कहते हैं जीएम ट्रेवेलियन। अगला है स्टेटमेंट बच्चों, समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी ही क्या है? इतिहास, ऐसा मानना है हेनरी पिरेन का। हेनरी पिरेन। अगला है आपका, समस्त इतिहास का मूल उद्देश्य यह है कि अतीत की घटनाओं से हमें ऐसी शिक्षा प्राप्त हो जो मनुष्य की इच्छाओं और कार्यों का पथ प्रदर्शन कर सके। ये मानते हैं चार्ल्स फर्थ। बच्चों ये काफी हद तक एक अच्छी परिभाषा, जिससे आप अपने आप को भी जोड़ पा रहे होंगे कि इतिहास के अध्ययन से हम अपने सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों के बारे में जानते और पहचानते हैं। तो नो डाउट ये बात ठीक है। अगला आरजी कॉलिंगवुड, आपने कई बार देखा होगा, पेपर में बार बार ये पूछी जाती है बच्चों, इनको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। तो ठीक है, हम चलिए टू द पॉइंट ही डिस्कस करते जा रहे हैं, बाद में अलग से बातें करूंगा मैं। क्या
कि सभी की परिभाषाओं के निहितार्थ क्या हैं, अदरवाइज आप लक्ष्य भटक जाओगे। चलिए, जो कुछ इन्होंने कहा मैं बताते चल रहा हूँ बच्चों। ये आरजी कॉलिंगवुड महोदय कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक है क्योंकि वह मानसिक तथा आध्यात्मिक है। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्य ने क्या किया, वरन उसके विचारों पर सोचना चाहिए। इतिहास कार्य प्रधान नहीं है, बल्कि क्या है, विचार प्रधान। अब यहाँ खास बात देखिए, एक पॉइंट आपको पकड़ के बैठ जाना चाहिए कि आरजी कॉलिंगवुड के इस स्टेटमेंट में महत्वपूर्ण बात आई। इन्होंने इतिहास को कहा कि कार्य प्रधान नहीं, बल्कि कैसा जी, ये विचार प्रधान है। जब भी परीक्षा में कोई सवाल आए तो इस तरह के शब्दों पर गौर करिएगा। कहते हैं विचार प्रधान है तथा इतिहास प्राचीन विचारों का पुनः प्रदर्शन करता है, और ये मानना है आरजी कॉलिंगवुड महोदय का। नेक्स्ट आपका है विचार ही मानवीय कार्यकलाप का। विचार ही मानवीय कार्यकलाप के मूल स्रोत और उद्गम स्थल हैं। मानवीय कार्यों के लिए विचार प्रेरक शक्ति है, ऐसा माना है डॉक्टर गोविंद चंद पांडे का। मुझे महान इतिहासकार और प्रोफेसर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। यहाँ पे देखिए, अब आपको दोनों चीजें समझ लेनी है कि विचार को ही महत्व कॉलिंगवुड महोदय भी दे रहे हैं, और कहीं न कहीं विचार को ही महत्व गोविंद चंद पांडे भी दे रहे हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर दोनों स्टेटमेंट को आपने केयरफुली नहीं पढ़ा है तो दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दोनों में परिवर्तन क्या है देखना है। अब इनके परिवर्तन ये है, इन्होंने क्या कहा, कॉलिंगवुड महोदय ने क्या कहा? कॉलिंगवुड महोदय ने कहा कि जो हमारा इतिहास है वह कार्य प्रधान नहीं है, कार्य प्रधान नहीं है, बल्कि वो क्या है, विचार प्रधान है। ये शब्द कौन देता है बच्चों? कॉलिंगवुड देता है, विचार प्रधान है। लेकिन अगर आप गोविंद चंद पांडे के स्टेटमेंट में देखें, ये कहते हैं कि मानवीय कार्य व्यापार का मूल स्रोत और उद्गम स्थल है क्या? विचार। ठीक है, तो यहाँ पे मूल स्रोत और उद्गम स्थल पर आप ध्यान देंगे तो आप दोनों स्टेटमेंट में अंतर कर पाएंगे, सही विकल्प टिक करके आ पाएंगे। चलिए अगला स्टेटमेंट देखें। सभी इतिहास समकालीन इतिहास। बच्चों समकालीन शब्द पकड़ लो, सभी इतिहासकार समकालीन इतिहास है, ऐसा सोचना है बच्चों क्रोचे महोदय। नेक्स्ट देखेंगे, इतिहास में अतीत के उन्हीं कार्यों तथा उपलब्धियों का उल्लेख होता है जो हमारे वर्तमान का आधार होते हैं, और वे हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। वो है बच्चों माइकल ओकसाट। कौन है? माइकल ओकसाट। तो मेरे भाई अगला स्टेटमेंट देखना। संपूर्ण अतीत मेरा अपना है और मैं व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए इसका स्मरण करता हूं। ये कौन कहता है? रेनियर कहते हैं। तो व्यक्तिगत संतुष्टि पर फोकस करना। फिर एक है आपका स्टेटमेंट कि इतिहास वस्तुतः इतिहासकार तथा तथ्यों के मध्य अंतःक्रिया की एक अविच्छिन्न प्रक्रिया है, तथा अतीत और वर्तमान के मध्य एक अनंत संलाप है। ये कथन ई.एच. कार का बहुत है। फिर ई.एच. कार एक बार कहते हैं बच्चों, इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य एक सेतु है। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है बच्चों, तो इसे ध्यान से जरा कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कार के हैं स्टेटमेंट। यहाँ पे फिर आपने देखा कि इतिहास विगत मानवीय समाज का मानवतावादी और व्याख्यात्मक अध्ययन है, जिसका उद्देश्य वर्तमान के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना तथा भविष्य को प्रभावित करने की आशा को जागृत करना है। और ये कथन बच्चों है कैरोन्स्की महोदय का। अगला है आपका, इतिहासकार का अनुभव ही इतिहास है। इतिहासकार के अतिरिक्त अन्य कोई इसका अनुभव नहीं कर सकता। इतिहास लेखन का अर्थ इतिहास की संरचना है। और ये बच्चों कथन है प्रोफेसर माइकल ऑक्साट का। अगला आपका, इतिहासकार अतीत के तथ्यों पर घटनाओं का एक परिकल्पनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें वर्णित घटनाएं अर्थपूर्ण होती, यही इतिहास का अर्थ है। ये मानना है गार्डनर महोदय का। बच्चों इतिहास विवेकशील बनाने का आधार प्रदान करता है, ये कहते हैं फ्रांसिस बेकन।
तो बच्चों ये हम आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं ढूंढ के लाए थे जिसमें से आपका काम चल जाए। हालांकि आगे अलग अलग क्षेत्रों में हम आपको तमाम स्टेटमेंट करवाते रहेंगे। वो जैसे जैसे आएंगे साम्राज्यवादी इतिहासकारों विचार उनके कथन आते रहेंगे तो चीजें हमारी होंगी, लेकिन ये कुछ हमने बिल्कुल अलग कर रखा था कि इतनी चीजें आपको जाननी ही हैं। अब थोड़ा आइए हम इतिहास के क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लें। इनका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक। बच्चों सेशन सबको मजा आ रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? ये सेगमेंट जरा सा हट के है, तो थोड़ा सा धैर्य से अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो सब चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब आपका इंटरेस्ट बना रहे इसी नाते हमने पीडीएफ का यूज किया बच्चों, नहीं लिख करके एक एक चीज को यहाँ पे समझा देते, लेकिन इतनी सारी फैक्चुअल जानकारियां हैं तो एक बार अपनी आंखों के सामने आप देख भी रहे हैं, मेरी बात सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं आप, तो चीजें आपकी अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ठीक है, चलो इतिहास का क्षेत्र देख लो बच्चों। अगर इतिहास के क्षेत्र की बात करें तो इतिहास की परिभाषा, जिस प्रकार से परिभाषा आपने देखा होगा कि तमाम विद्वानों की हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी, लेकिन किसी की परिभाषा में एकदम से एकरूपता नहीं है। सारे लोग कुछ न कुछ शब्दों को परिवर्तित करके या इतिहास के अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से लिख रहे हैं। अच्छा, एक बात भी सत्य बच्चों, क्योंकि कहा जाता है स्थान, काल और परिस्थिति का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, तो इतिहासकार भी तो एक व्यक्ति ही है। अभी यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जरा एक बात बताओ कि जैसे मैं भारत में पैदा हुआ, जाहिर तौर पर हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कार यहाँ से मैं बधा हुआ बच्चों, और यहाँ में मैं रचा बसा हूँ। अब अगर मुझसे पाकिस्तान का इतिहास लिखने के लिए कहा जाएगा तो सोचो मैं कितना भी निष्पक्ष होने की कोशिश करूंगा, मेरा जो अपना भारतीय परिवेश है वो कहीं न कहीं आड़े आएगा, उसका असर तो पड़ेगा बच्चों। अब इसी तरह पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो भारत के बारे में लिखेगा तो उनके दिमाग में पहले से ही भारत को लेकर एक निगेटिव थॉट है, नकारात्मक अवधारणा है, तो क्या भारत के बारे में बहुत अच्छा लिख देंगे? या आप बताओ, इसी प्रकार सोचो बच्चों, जब चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो में लिखता है तो बड़ी-बड़ी बातें पृथ्वीराज चौहान के लिए लिखता है, उस समय भी लिख देता है जबकि वो क्या है, मोहम्मद गोरी की कैद में है, उनकी आंखें निकाल ली गई हैं, फिर भी वो ऐसी बात बताता है जैसे बहुत, क्यों? क्योंकि दरबारी इतिहासकार बच्चों। एक बात बताइए कि अगर कोई भी इतिहासकार के दरबार में रह करके क्या कोई भी किसी शासक के खिलाफ लिखने का साहस कर सकता था? संभव नहीं था, क्योंकि दरबारी इतिहास लेखन बच्चों स्वतंत्र, अच्छा वो प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अलग है, स्वतंत्र इंडिविजुअल है, तो उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय, बहुत सारी चीजों असर डालते हैं बच्चों। तो जब भी हम किसी इतिहास का, यही वो कारण है कि इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग बच्चों सोच है, संप्रदाय है। अब राष्ट्रवादी क्या करेगा? अब जैसे अब हम लोग सैंधव सभ्यता को बार बार पूरी दुनिया का सबसे बेहतर साबित करने का प्रयास करेंगे, अंग्रेज क्या करेंगे, उस पे कहीं न कहीं उसको कमतर आंकने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ें तो होती हैं, ये हमें माननी भी पड़ेंगी और इतिहास यही सब कुछ हमें सिखा रहा होगा। आइए ज़रा क्षेत्र की बात कर लें, तो बताना ये था कि जिस तरह से इतिहास की परिभाषा को लेकर विद्वानों में एकता नहीं है बच्चों, उसी प्रकार अगर इसके क्षेत्र का हम वर्गीकरण करेंगे तो भी एक मुश्किल भरा काम है, मुश्किल भरा काम है। फिर भी इतिहासकारों ने अतीत की स्थितियों और परिस्थितियों का उत्तर देने के लिए ऐतिहासिक क्षेत्र को अलग-अलग रूपों में बाँटा है। सबसे पहले हम चलते हैं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आएँगे बच्चों राज्य, सबसे पहले राज्य एक शब्द आया। राज्य संस्था अपने विभिन्न रूपों में प्राचीन काल से इतिहासकारों के लिए क्या है, रुचि का विषय रहा बच्चों, और इस संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है स्टेटमेंट प्रोफेसर राउस। बच्चों जो पीछे हमने कथन पढ़ाए हैं, उनमें ये सब आप जोड़ते चले जाओगे। राउस ने क्या कहा कि इतिहास, राउस ने इसको क्या कहा, इतिहास का मेरुदंड किसको, संस्था राज्य को बच्चों। तो आप देखिए राज्य को क्या करते हैं, ये कहते हैं इतिहास का मेरुदंड है, माना इन्होंने। अब आइए जरा हम आधुनिक समय में राजनीतिक इतिहास लेखन की वरीयता पाने में, अब हीगल, हीगल का नाम तो आपने सुन रखा है। हीगल ने राज्य विषयक जो सिद्धांत दिया, राष्ट्रीयता की भावना को प्रमुख कारक मानता है बच्चों। हालांकि इतिहास में प्राचीन राजनैतिक विवरणों की व्यक्तिगत भूमिका का युग समाप्त अब हो गया है बच्चों, क्योंकि जगह जगह डेमोक्रेसी है, उसकी जगह जन सामान्य की भूमिका का अध्ययन बढ़ गया बच्चों। आधुनिक काल में इसी को हम माइक्रो हिस्ट्री या सूक्ष्म इतिहास की संज्ञा दे रहे हैं। तो ये हुआ उसका राजनीतिक क्षेत्र। जरा हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें बच्चों, बात ये, अगर हम आर्थिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर आप लोगों को एक चीज समझ में आएगी कि 19वीं शताब्दी में एक बड़ा घटनाक्रम होता है बच्चों, और ब्रिटिश के एक आर्थिक अर्थशास्त्री बच्चों, तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, एडम
स्मिथ। इन्होंने बच्चों एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, बड़ी अच्छी किताब बच्चों। अब अगर हम वेल्थ ऑफ नेशंस की बात करें तो आर्थिक इतिहास की शुरुआत हम यहीं से मानेंगे। तो यानी आर्थिक, तो वेल्थ ऑफ नेशंस इसकी है, एडम स्मिथ की किताब है। तो एक प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया कि भाई आर्थिक इतिहासकार के तौर पर सबसे पहला नाम आप किसका लेना चाहोगे आधुनिक काल में? तो आप बोलोगे सर एडम स्मिथ का। साहब एडम स्मिथ की किताब का नाम बता दो, वेल्थ ऑफ नेशन है। सवाल ये कहाँ के हैं? तो आप बोलोगे सर ये तो ब्रिटेन के हैं। चलिए यहाँ से आर्थिक इतिहास लिखने की ओर शुरुआत कर रहे हैं आधुनिक काल में बच्चों। अब इनका साथ कौन देगा, सपोर्ट कौन करने वाले हैं? तो उनका एक नाम है बच्चों कोंदोरसे, कोम्टे, वर्कले, कार्ल मार्क्स। इन सभी लोगों ने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर आर्थिक तत्व की बात करें बच्चों तो आदिम समय से मानव समाज को इसने प्रभावित किया, क्योंकि अर्थ सदा ही प्रधान रहा है बच्चों मानवता के इतिहास में। अब यहाँ जरा आर्थिक इतिहास लेखन की तरफ हम बात करें तो विद्वानों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं सारे लोग। प्राचीन भारतीय इतिहास पर सबसे पहले लिखा किसने? रीज डेविस महोदय ने, विशेंट स्मिथ ने बच्चों, आरसी मजुमदार महोदय ने, डॉक्टर एएस अल्टेकर, इन सभी विद्वानों ने अपने ग्रंथ और लेख लिखे हैं। जरा हम मार्क्सवादी इतिहासकारों में की बात करें में हिरेन मुखर्जी महोदय हैं, रजनी पाम दत्त, डीडी कौसाम्बी, आर एस शर्मा, सभी विद्वानों ने कार्ल मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांतों पर भारत के आर्थिक इतिहास की संरचना की या उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब जरा हम सामाजिक इतिहास के बारे में बात करें बच्चों तो ट्रेवेलियन ट्रेवेलियन बच्चों पहला व्यक्ति है जिसने सामाजिक इतिहास के महत्व को समझा है और कहा कि सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास बंजर और राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय है। अब देखो ये स्टेटमेंट आपकी परीक्षा में आने के लायक है, तो आप ध्यान रखिएगा। वहीं पे काम्टे महोदय का मानना बच्चों की इतिहास सामाजिक भौतिक शास्त्र है जिसके अंतर्गत मानवीय व्यवहारों के सामान्य नियमों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम पाश्चात्य विद्वानों की बात भारत के केपी जायसवाल, डॉक्टर पीबी काणे तथा डॉक्टर जयशंकर मिश्र आदि ने भी की बात करें, तीन लोगों ने भी बच्चों सामाजिक इतिहास पर लेखन का काम किया। अब जरा हम सांस्कृतिक इतिहास की बात करें तो ऐतिहासिक अध्ययन की जो आधुनिक प्रवृत्ति है सांस्कृतिक इतिहास की ओर अधिक उन्मुख होती जा रही है, जिसमें किसी स्थान और काल में घटित समग्र राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशाएं अलग अलग रूप में ना होकर संपूर्ण रूप में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। इसी परंपरा के अंतर्गत भारत में वैदिक कालीन, मौर्य कालीन, गुप्त कालीन, राजपूत और मुगल कालीन संस्कृतियों का विकास का अध्ययन इतिहासकारों के द्वारा किया गया बच्चों। आइए जरा धार्मिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। विश्व इतिहास का एक रोचक विषय रहा है। ज्यादा से ज्यादा इतिहासकारों ने धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर इसे इतिहास का एक अंग मान लिया है। अब इनमें नाम किसका? गिड़वन, मैकाले, एटन आदि ने धर्म को अपना प्रमुख अध्ययन क्षेत्र मान करके इतिहास की रचना की। यूरोपीय विद्वानों के द्वारा भारत के वैदिक धर्म पर सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं। ये बात भी नोट करने की है बच्चों। यूरोपीय विद्वानों ने सर्वाधिक, क्योंकि आपको पता है वेदों का एक भी ऐसा बचा नहीं जिसका उन्होंने ट्रांसलेशन ना कर लिया बच्चों। यहाँ तक कि विष्णु शर्मा की पंचतंत्र वगैरह का भी उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ जानने का प्रयास किया। इतना ज्ञान आपके पास बच्चों। इसी प्रकार से बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों का इतिहास भी विभिन्न कालों में लिखा गया। इन क्षेत्रों के साथ ही अगर हम संवैधानिक इतिहास, राजनयिक इतिहास, औपनिवेशिक इतिहास, कला का इतिहास, विश्व इतिहास आदि को भी हम इतिहास क्षेत्र के अंतर्गत ही मानेंगे बच्चों। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि इतिहास का जो क्षेत्र है बच्चों क्या है, वो व्यापक है जी, व्यापक है। और इसे हमारे लिए जानना बहुत जरूरी बच्चों। हालांकि समय के अनुसार इतिहास की विषय वस्तु में परिवर्तन होता रहा है, इसलिए उसका क्षेत्र भी अपने आयाम बदलता रहा है। इस तरह से हम कह पा रहे हैं कि इतिहास का क्षेत्र क्या है जी, परिवर्तनशील है और उसके आयाम भी परिवर्तन। अब सवाल ये है कि हम इतिहास क्यों पढ़े, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है बच्चों। तो देख लो, इतिहास वर्तमान को अतीत से जोड़ता है और हमें ये सिखाता है कि मानव ने जीने के लिए किस प्रकार बेहतर ढंग के आविष्कार किए, व्यवस्थित समाज बनाया,
साथ ही साथ में संस्कृति का निर्माण किया। इसका अध्ययन समय की बर्बादी या बुद्धि का विकास नहीं, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सुना आपने? तो इतिहास का अध्ययन, कई बार आपने सुना होगा कि इतिहास बकवास, बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अध्ययन से ना तो समय की बर्बादी होती है, ना ही आपकी किसी प्रकार से ये होगा कि आपकी बुद्धि का लॉस हो गया, बच्चों ऐसा नहीं है। बल्कि ये आपकी आज एक अनिवार्य आवश्यकता है। मानव जीवन में इतिहास की उपयोगिता असंदिग्ध है, क्योंकि विद्यमान जगत का कोई भी अणु, जीव, चेतन या इससे निर्मित समूह या समाज नहीं है जिसके विकास का अध्ययन आधुनिक विज्ञान द्वारा ना होता हो। इस विकास की प्रक्रिया का अध्ययन ही इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इसी आधार पर प्रोफेसर पी.के. सैफ अली का कहना है कि इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता। ये स्टेटमेंट जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लेना बच्चों। प्रोफेसर बी अली सैफ क्या कह रहे हैं? इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता। ये बिल्कुल सही है बच्चों। इतिहास का महत्व इस बात में भी है कि इतिहास का मूल उद्देश्य क्या है? अतीत का ज्ञान, परंपराओं का हस्तांतरण, मानवीय मूल्यों की समीक्षा और वर्तमान के आलोक में अतीत को प्रस्तुत करना, जिससे मानव अपनी पूर्व में की गई गलतियों से अपने आप को सुधार करके अपने भविष्य का निर्माण कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, हिस्टोग्राफी के पहले अंक को हमने छोटा ही रखा है और आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें एक ईमानदार प्रक्रिया से अवगत कराएं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। और आपके कमेंट और उत्साह के बेस पर ही हम आपकी अगली क्लास बहुत ही बेहतरीन लेके आएंगे बच्चों। एक बार सारी चीज़ों को आपको क्लियर करते हुए आगे बढ़ाएंगे। कोशिश हमारी रहेगी बीच में कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा बातचीत ना करें। हमने तभी इधर टू द पॉइंट किया है क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें अच्छा चीज़ें आपके ध्यान में जानी जरूरी बच्चों। जब हो जाएगा और इस पे मॉक टेस्ट कराऊंगा तो मैं फिर से सारी चीज़ों को एक बार यहाँ बोर्ड पर सामने लिख के एक एक चीज़ आपको क्लियर करता हुआ चला जाऊंगा। एक बार आप लोग पीपीटी के माध्यम से इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लो। हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा बच्चों। और इतना तो आप सबको पता है कि सारी क्लासों के बावजूद रोज रात 10 बजे आपका इतिहास का सुपर प्रैक्टिस सेट चलता है। आप कहीं हो, कभी भी पढ़ रहे हो, रात 10 बजे मेरे साथ 1 घंटा सवा घंटा जुड़िए। यकीन मानिए आपका जीवन और सोच दोनों बदल जाएगी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।